आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपी का एग्ज़ाम आपका आ चुका है और यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए 2024 में जीके और जीएस के इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूरी वीडियो पे आप बने रहें। वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन से जुड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पूरी वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। एग्जाम टाइम हो चुका है, इसलिए हम ज़्यादा आपको डीप में नहीं लेके जाएंगे। दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहते हैं। मुंबई की बात करें दोस्तों, तो मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की। मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए। दोस्तों, एक चीज़ और है, मुंबई को फिल्मी सिटी सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनती है। मुंबई को फिल्मी सिटी भी कहा जाता है, और जितने बॉलीवुड या हॉलीवुड बॉलीवुड या जो भी हैं एक्टर्स, मुंबई में ही आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं? दोस्तों, भारत का जो सिंह द्वार है उसे कहते हैं कोलकाता को। दोस्तों, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। क्या पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। अच्छा, अब पश्चिम बंगाल की बात आ गई तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ की जो सीएम है ना, वो है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की क्या है? सीएम है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। क्या? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है यहाँ पे। और सोचो सुंदरवन डेल्टा कैसे बनता है? तो गंगा की सहायक नदी, जो गंगा की सहायक नदी है, और दोस्तों जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, इन दोनों के मिलने से बनती है सुंदरवन डेल्टा, ब्रह्मपुत्र। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके पास देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है, भारत का बागीचा किसे कहते हैं? दोस्तों, भारत का बागीचा बेंगलुरु कहते हैं। क्या? बेंगलुरु को कहते हैं भारत का बागीचा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद की गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों अहमदाबाद। अब गुजरात की बात आती है, गुजरात की राजधानी है पोरबंदर। क्या? गुजरात की राजधानी क्या है? पोरबंदर है। और दोस्तों, गुजरात की बात करें तो साबरमती नदी के तट पे दोस्तों एक चीज़ बना जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अहमदाबाद में अत्यधिक चीज़ों का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, झीलों का नगर किसे कहते हैं? अगर जब भी झील की बात आए और एग्जाम में आपको देखने को मिले तो दोस्तों झीलों का जो नगर श्रीनगर कहते हैं। श्रीनगर क्या है? दोस्तों, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का एक शहर है श्रीनगर। ये जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी दो जगह बनती है, एक जम्मू और एक श्रीनगर। तो दोस्तों, जब ग्रीष्मकालीन होता है, जैसे कि गर्मी का दिन होता है, तो उस समय राजधानी कहाँ होती है? श्रीनगर। और जब आपका शीतकालीन होता है तो क्या होता है? कश्मीर आपकी राजधानी बन जाती है। जम्मू कश्मीर को दोस्तों हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कहाँ का? जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों आपको एक बात बताते हैं, धारा 370 को हटाया गया। धारा 370 को भी हटाया गया जम्मू कश्मीर से। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है? दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। अच्छा, हृदय से समझ गए होंगे जो बीचों बीच में आता है, यानी भारत जो है ना, भारत के बीचों बीच में दोस्तों मध्य प्रदेश आता है। और मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। भारत को इसको हृदय क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत का नक्शा अगर तैयार करेंगे ऐसे, तो भारत के नक्शे में अगर ऐसे बनेंगे तो सबसे बीचों बीच में दोस्तों क्या आता? मध्य प्रदेश आता। क्या आता? मध्य प्रदेश आता है। इसलिए भारत का इसे हृदय भी कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है?
भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। किसको? जयपुर को। अब जयपुर को बात करते हैं दोस्तों। जयपुर कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में है। क्या? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ क्या क्या स्थित है? इसी को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किसको? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं। और साथ ही साथ जयपुर को और क्या जानते हैं? इसे हवा, यहाँ पे क्या दोस्तों स्थित है? हवा महल भी स्थित है। हवा महल भी स्थित है जयपुर में। तो ये हो गया आपकी इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब चूंकि बात यूपीपी की है तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम निकालने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? LKO, लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आप जानते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ। माननीय योगी आदित्यनाथ, ठीक है, आदित्यनाथ। साथ ही साथ यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। माननीय लगा दीजिए आगे, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट स्थित है वो है प्रयागराज में। क्या? प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है। इसका खंडपीठ कहाँ दोस्तों? तो लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल सकता है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों पीतल का शहर किसे कहा जाता है? तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पीतल का जो शहर होता है ना, पीतल का शहर, वो कहते हैं जिससे किसको? इसे कहते हैं हम किसको? तो आप मुरादाबाद को कहते हैं। मुरादाबाद को पीतल का शहर कहते हैं। मुरादाबाद को पीतल का शहर कहते हैं। ठीक है। एक चीज और यहाँ पे और भी उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क वो कौन है दोस्तों? वो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। क्या? दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। साथ ही साथ इतनी चीज आप समझ गए। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। दोस्तों मंदिरों की पुण्य भूमि किसे? तमिलनाडु को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे? तमिलनाडु को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों त्योहार जो होता है, जो फेस्टिवल होते हैं, उसे कहते हैं, मदुरई को कहते हैं त्योहारों का नगर। अगला क्वेश्चन है, धान की डालियां किसे कहते हैं? दोस्तों धान की डाली किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसको? छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान की डालियां। फलों की डालियां किसे कहते हैं दोस्तों? तो फलों की डालियां हिमाचल प्रदेश को कहते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। क्या है? शिमला है। और हिमाचल प्रदेश में दोस्तों क्या है? सबसे अधिक ठंड पड़ता है। और यहाँ पे दोस्तों सेब का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। सेब का उत्पादन आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश का सेब का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतरों की राजधानी किसे कहते हैं दोस्तों? तो संतरा सबसे अधिक कहाँ होता है? नागपुर में। कहाँ होता है? नागपुर। नागपुर कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है, महाराष्ट्र में क्या नाम है? नागपुर। तो संतरों की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ भूगोल के प्रश्न पे, लुसेंट पे आधारित है, उसको मैं बता दूं। भारत के पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? दोस्तों भारत के पश्चिम घाट को सह्याद्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों हिमालय की सबसे ऊंची जो श्रेणी है ना, वो है हिमाद्री। कौन है? हिमाद्री। अब यहां से बात करते हैं, अगर पूछ दे क्वेश्चन में भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। याद कर लीजिएगा भारत की। अच्छा, अगर पूछेगा नेपाल की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल की, तो दोस्तों नेपाल की जानते हैं माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन है, 8,848 मीटर या 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो मानक है नवीनतम के आधार पे 8,850 मीटर की ऊंचाई मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी समय होती है? दोस्तों पूरा, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई सन है और ये पूरी तरह से बादल में कब ढक जाएंगे, जैसे सूर्य ग्रहण कब लगेगा, तो 7 मिनट 40 सेकंड में इसकी अवधि होती है। फिर धीरे धीरे सूर्य दिखाई देना शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम सागरमाथा है। क्या है? सागरमाथा। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसी एवरेस्ट को नेपाल में लोग सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछे प्रश्न में आपसे कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सागरमाथा।
और इसी को क्या कहते हैं, एवरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरेस्ट। अभी मैंने इसकी ऊंचाई बता चुके था। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा को, जो गंगा नदी है, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देखिए बांग्लादेश, तो दोस्तों इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा। चलिए बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो करेंसी है उसे टका कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बांग्लादेश की करेंसी उसे टका कहते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री क्या नाम है? शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना यहाँ की जो प्रधानमंत्री का नाम है। और एक बात और दोस्तों, बांग्लादेश में एक चीज़ होता है, इसका नाम है मैराथन दौड़। अगर पूछा जाए मैराथन दौड़ कहाँ होता है, तो बांग्लादेश में। अच्छा, कितने किलोमीटर का होता है? 42 किलोमीटर का ये मैराथन दौड़ आपका होता है। साथ ही साथ होता क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। क्या है? ढाका। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिले बांग्लादेश से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? पद्मा। अच्छा, बात आती है गंगा नदी की। तो दोस्तों गंगा नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी जो दोस्तों है, भारत की सबसे लंबी नदी वो क्या है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अच्छा, ये प्रश्न और बनता है कि भारत में गंगा नदी पे प्रयागराज कहाँ लगता है, संगम कहाँ लगता है? तो दोस्तों प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। प्रयागराज में 3 नदी मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी किस बृहद नदी की व्यवस्था के अंतर्गत आती है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र की नदी के। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की बात आई तो ब्रह्मपुत्र क्या है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी ना भारत के आसाम राज्य में, भारत के आसाम राज्य से होके जाता है। कहाँ से? आसाम। कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। दोस्तों इसका जो उद्गम स्थल है वो हिमालय से है और ये कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं? दोस्तों बूढ़ी गंगा को, गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? तो दोस्तों सही ऑप्शन है प्रशांत महासागर के ऊपर से। अच्छा, महासागरों की बात आती है तो दोस्तों कितने महासागर हैं? तो कितने महासागर है? 5 महासागर है। कौन कौन? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। 4 महासागर होती हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर, इसमें सबसे बड़ा महासागर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लाहौल से, देखिए आप क्वेश्चन क्या है, लाहौल से पर्वत श्रेणी किस देश में है? दोस्तों नेपाल में। चलिए अब नेपाल से कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ कर लेते हैं, नेपाल से जुड़ी हुई चीज। जो भी प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं नेपाल में। नेपाल की जो करेंसी है रुपया है। क्या है? रुपया है। अच्छा, यहाँ की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। ठीक है, यहाँ की राष्ट्रपति का नाम क्या? विद्या देवी भंडारी। क्या? विद्या देवी भंडारी। ये चीज आपको समझ में आ गया, विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, वर्जीनिया तंबाकू मुख्यतः किस देश में उगाई जाती है? दोस्तों ये तंबाकू यूएसए में उगाई जाती है। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेट डिवाइन रेंज कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है। ऑस्ट्रेलिया खुद का एक महाद्वीप भी है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों आज तक का सबसे बड़ा जनजाति गोंड जनजाति भारत में माना जाता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान की ओर से देखने को मिलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? दोस्तों 23.5 अंश, यहाँ कर दे रहा है 23.5 अंश झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष से। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? दोस्तों हिरण की। हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती हैं और हिरण क्या? स्तनधारी प्राणी होता है। स्तनधारी की बात करें दोस्तों, वे प्राणी जो बच्चे को जन्म देते हैं। किसको? बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चे को जन्म देने के साथ साथ दोस्तों बच्चे को दूध भी पिलाते हैं।
उन्हें स्तनधारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका आज कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादन करने में सबसे अधिक अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयुक्त होता है? दोस्तों विद्युत में जो आपका अभ्रक है वो कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहां से, अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों हेनरी सीले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर, दोस्तों इसका आंसर क्या है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। देखिए जब आप खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर में तो क्या होता है, नीचे से जब उसमें आग जाता है तो उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, तो वो बाहर नहीं निकल पाता तब तक जब तक उसका दबाव कंप्लीट नहीं होता, इसलिए अधिक दाब के कारण। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, दोस्तों जब भी किसी भी जल में दाब बढ़ेगा तो दोस्तों जल का क्वथनांक हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? देखिए आप पढ़े होंगे, इसे न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। इस नियम को दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं। क्या? क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई आदमी बंदूक से गोली चला रहा है तो जितने वेग से गोली आगे जाता उतने वेग से पीछे आता बंदूक, उसे न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कॉपर का शत्रु तत्व है। कॉपर का शत्रु कौन है दोस्तों? तो गंधक है। क्या? गंधक है कॉपर का शत्रु तत्व। अगला क्वेश्चन, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि सुबह में क्या होता है, सुबह में सूर्य सबसे निचली सतह पे होता है, उस समय धूल कण उतने नहीं होते हैं, इसलिए सूर्य के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों सूर्य का लाल दिखाई देना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दोस्तों? हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? दोस्तों एक साल में 365 दिन होता है, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन 365 दिन 6 घंटे होते हैं, ये आप नहीं जानते होंगे। अगर जानते हो ठीक है, क्योंकि चंद्रमा 23 घंटा 56 मिनट में तकरीबन अपने चक्कर को पूरा लगाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कर करके धीरे धीरे 6 घंटे में तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, और इसी 6 घंटे को लेके इस साल का जो 29 फरवरी का महीना बना है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं, तो 6 चौक को 24, 4 साल में एक बार लीप वर्ष बनता है। और पृथ्वी जब किसका, सूर्य का परिक्रमा करता है, किसका, सूर्य का परिक्रमा करता है पृथ्वी, तो उसे 365 दिन 6 घंटे तकरीबन लगते हैं और इसी परिक्रमा को ही साल बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? देखिए नीचे क्वेश्चन दिया है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और यहाँ पे देखिए 46 सेकंड। जैसा कि मैंने बताया था 365 दिन 6 घंटे तकरीबन हम मान के चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? दोस्तों सौर्य वर्ष कहते हैं। यानी जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो 1 साल में पूरा चक्कर लगाती है, इसलिए सौर्य वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ता है? दोस्तों 6 घंटा। कितना बढ़ता है? 6 घंटा, जैसा कि लीप ईयर आप समझ सक रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? दोस्तों शुक्र के। अच्छा, शुक्र ग्रह की बात करते हैं दोस्तों, तो कभी प्रश्न पूछा जाए पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। याद रहे ये चीजें, शुक्र को कहते हैं। अच्छा, इस पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बना कि मामा किसे कहते हैं? तो दोस्तों चंद्रमा को कहते हैं। किसको? चंद्रमा को। इस तरह से पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों के मामा चंद्रमा हैं, तो पृथ्वी पर रहने वाले अगर ये बहन है तो शुक्र उनकी मासी होंगी। ठीक है, बट इसको अन्यथा मत लीजिएगा। तो शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? दोस्तों 5वां है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। नोट कर लीजिएगा, बृहस्पति है। और साथ ही साथ सबसे गर्म कौन है दोस्तों? मंगल है। तो सबसे गर्म कौन है? मंगल है। ये चीज़ें आप नोट करके रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब भारत के जनगणना पे आधारित वन लाइनर क्वेश्चन हम बात करते हैं, सीधे वन लाइनर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 11 जुलाई को। नोट कर लीजिएगा। भारत की जनगणना विषय संघ सूची में किसमें दोस्तों? जो जनगणना है उस संघ सूची में सम्मिलित किया गया है।
जनसंख्या का अध्ययन जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही काम आएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की धारा किसके अंतर्गत दोस्तों? धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य सरकार को सौंपा जाता है। किस धारा के अंतर्गत? 246 के अंतर्गत इसका कार्य किसको? कार्य संघ सरकार को सौंपा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। अच्छा, 1972 में आंशिक जनगणना मतलब कि जैसे कुछ कम जनगणना पहली बार की गई थी। लॉर्ड गवर्नर कौन थे? मेयो थे। इतनी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन द्वारा प्राधिकृत रूप से 1841 में पहली बार जनगणना की गई थी। अच्छा, प्राधिकृत रूप से सबसे पहले कब की गई थी? और 1881 में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा। और लॉर्ड मेयो द्वारा 1972 में आंशिक जनगणना की गई थी। इसे आप नोट कर लेंगे। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी फाउंडेन थे। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी फाउंड थे। पहली बार जाति के आधार पर जनगणना 1931 में हुई थी। किसके आधार पे? जाति के आधार पर हुई थी 1931 में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के निर्देश के अनुसार होता है। तो कभी प्रश्न आपका बना कि जनगणना का कार्य कौन होता है दोस्तों? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म मृत्यु दर न्यूनतम रही, यानी जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। यानी जितने वर्षों में जो जन्म होता है, जन्म वृद्धि दर का न्यूनतम क्या होता है? इस समय जनसंख्या बहुत कम रहा। 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिक हो गई, इसलिए लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। देखिए, इसे क्या महाविभाजन वर्ष कहते हैं, क्योंकि बहुत कम यहाँ पे जन्म वृद्धि दर देखने को मिला, लेकिन 1951 में जनसंख्या में क्या हुई? अधिकतम वृद्धि, इसे लघु विभाजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना दोस्तों 1951 में शुरू हुई थी। ये नोट कर लेंगे। पूछता है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1951 में हुई थी। इसमें 14 सवाल सम्मिलित किए गए थे। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारा भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। आपको पता होगा, 15 अगस्त 1947 में। अच्छा, इसी क्रम में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भारत में लागू हो गया और हम पूर्ण रूप से क्या हो गए? गणतंत्र हो गए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसी समय हमारे भारत का संविधान लागू हो गया था। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ये आप जानते हैं। और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और साथ ही साथ दोस्तों, ये किस समिति के द्वारा बनाई गई? तो प्रारूप समिति के द्वारा ये बनाई गई। इसमें कुल कितने सदस्य? 7 सदस्य। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी थे। कौन? BN राव जी थे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखने को मिला। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत गणना कब हुई थी? 2001 में। यानी भारत में कंप्यूटर के द्वारा गणना पहले शुरू कब हुई थी? 2001 में। और पहली गणना कब हुई थी? 1951 में। कब? स्वतंत्र भारत में। वर्ष 1911 की जनगणना में 15वीं जनगणना मानी जाती है। 15वीं जनगणना कब हुई थी? और वर्ष 2011 में। अच्छा, जनगणना होता क्या है समझिए। हर 5 वर्षों में, कितने दोस्तों? हर 10 वर्षों में। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में जनगणना होता है देश की। वर्ष 2011 की जनगणना को भारत के स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना कहा जाता है। यानी कुल जनगणना कितना हुआ? 15वीं बार। लेकिन जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से कौन बार? 7वीं बार जनगणना हुआ। सवाल में कंफ्यूज मत होइएगा। 2011 की जनगणना में कुल कितने सवाल थे दोस्तों? 29 सवाल थे। अच्छा, शुरू में कितने थे? 14 थे। अब कितना हो गया? 29 सवाल किए गए थे। C चंद्रमौली वर्ष 2011 में जनगणना के आयुक्त थे। अगला प्रश्न आपका, भारत विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करता है। विश्व में केवल भारत की बात करें तो 17.5। मान लीजिए पूरे विश्व में अगर 100% लोग निवास करते हैं तो केवल इकलौता भारत एक ऐसा देश है जहां पे 17.5% लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पे है। भारत विश्व में केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत है। अगला, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है
जहां की जनसंख्या में कमी आई। अब देखिए नागालैंड, नागालैंड में जनसंख्या की सबसे अधिक कमी आई, एक ऐसा मात्र भारत। अभी उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या सबसे अधिक पाया जाता है क्योंकि सबसे बड़ा राज्य भी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.5 करोड़ लोग थे। विश्व की कुल जनसंख्या भारत का प्रतिशत कितना हुआ? तो 17.5% था पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में। अगला क्वेश्चन, दशकीय जन्म वृद्धि 18.14 करोड़ यानी 17.7% के रूप था। वार्षिक जन्म वृद्धि क्या था? 1.64। भारत में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो 62.31 और महिलाओं की संख्या क्या है? 58.47। यही कारण है अधिक से अधिक लोगों का विवाह नहीं हो रहा है। रीजन क्या है? महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की ज़्यादा है, बच्चियों को कोई जन्म नहीं देना चाहता, जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या कम है। अगला क्वेश्चन, भारत जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश सबसे अधिक 16 इतना, और उसके बाद महाराष्ट्र 9.42 और बिहार है 8.07%। ये आपके जनसंख्या वाले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। सर्वाधिक साक्षरता, तो सबसे पहले भाई केरल की बात आती है, फिर मिजोरम की और फिर त्रिपुरा की। अगर बात करते तो बिहार की, तो बिहार में अत्यधिक गायक सिंगर देखने को मिलेंगे। अब जाके वहां पे शिक्षा विभाग में ज़्यादा सुधार हुआ है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम, देखिए आ भी गया, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार है। बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार की राजधानी क्या? पटना है। क्या है? पटना है। और बिहार के पटना में दोस्तों कौन नदी बहती है? गंगा नदी। और गंगा नदी को दोस्तों उस पर जो पुल बना, क्या नाम है? गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है, जो वहां की पटना पुल की। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? ठाणे, यानी ठाणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र क्या है? मुंबई। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिक जिलों की संख्या वाला राज्य कौन है? आपको पता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने? 76 जिले हैं। ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। भारत की साक्षरता की बात करें दोस्तों, तो भारत की साक्षरता कितनी है? तो आपको बता दें, भारत की साक्षरता 74.0% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 82.14% है। महिला की बात करें तो 65.46 है। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल, जिसमें 93.9%, मिजोरम में 91.6%। सर्वाधिक पुरुष साक्षर केरल में 96%, मिजोरम में 93.7%। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला देखिए राज्य वही, जब सर्वाधिक की बात करें तो केरल, फिर मिजोरम 89%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जहाँ पे 63% क्या है? महिलाएं साक्षर हैं। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ देखिए 67, और राजस्थान में कितना? 67.1। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की वाली बात करें तो बिहार है 73%, 73.4%, अरुणाचल प्रदेश 73.7% और आंध्र प्रदेश आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले राज्य राजस्थान, बिहार और झारखंड, ये आप याद कर लीजिएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सरचीप मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश में है। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार, जो 1106 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 10,028 वर्ग किलोमीटर वाला है। न्यूनतम घनत्व वाले राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। और सर्वाधिक घनत्व वाला जिला बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, मैंने इसके पहले बताया था आपको। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में लिंगानुपात 943 महिला और 1000 पुरुष पे है। अब सोचिए 1000 पुरुष पे 983 और 943 महिलाएं, तो 57 जो पुरुष होंगे वो क्या रहेंगे? अविवाहित रहेंगे। क्या रहेंगे? अविवाहित रहेंगे। शिशु लिंगानुपात 919 है, चूंकि 1000 बच्चों का अगर जन्म होता है तो उसमें कितने कम से कम यहाँ पे 81 लोग की मृत्यु हो जाती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, जो कि 184 आपका है। और यहाँ पे तमिलनाडु 996 है, आंध्र प्रदेश 993। अब देखिए केरल की बात करें तो लिंगानुपात में 1000 पुरुषों पर दोस्तों क्या 1084 महिलाएं हैं। आप सोच सकते हैं यहाँ पे महिलाओं को कितना अग्रणी किया जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों हरियाणा है। हरियाणा में महिलाओं की सबसे कमी पाई जाती है, यही कारण है हरियाणा के अधिकतम लोगों की शादी नहीं हो पाती है।
अगला क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? माहे पुदुचेरी में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1176। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन जो 533 है। जिला की बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुदुचेरी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दिल्ली है दिलवालों की, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली आपका है, दिल्ली देश की राजधानी भी है। ये सभी ऑनलाइनर क्वेश्चन आप देख के जाएंगे, आपका इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार, 46 आपका वर्ग किलोमीटर है। और यहीं पर दोस्तों अंडमान निकोबार में क्या 10 डिग्री चैनल है, ग्रेट आपका जो ग्रेड है आपका ग्रेट निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों अपने सभी लोगों में लाइक करें। और आपका एग्जाम है, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। कल फिर से आपको पीडीएफ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।